हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड। तो आपका जो यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस यूजफुल रहेंगे। उसके अलावा अगर आप और भी कोई एग्जाम देते हो, आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में ट्रेड का जो एग्जाम है उसमें भी आपका काम आएगा। या जितने भी और एग्जाम है डीआरडीओ के, यूपीआरवीएनएल के या और जितने एग्जाम हो सकते हैं, उन सारे एग्जाम में काम करेगा। ठीक है। वैसे तो डीआरडीओ का एग्जाम हो चुका है, लेकिन आएगी जब कभी वैकेंसी दोबारा आएगी तो उसके लिए यूजफुल रहेगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि एक प्रैक्टिस बैच अलग से करियर लैब पे चल रहा है। एक प्रैक्टिस का बैच चल रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है और एक थ्योरी का बैच चल रहा है। प्रैक्टिस बैच में क्या है कि सवाल अलग अलग वैरायटी के करवाए जाएंगे और सवाल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बताया जाएगा। और एक थ्योरी का बैच चल रहा है। थ्योरी का जो बैच है उसमें चीजों को समझाया जाता है, फिर उस पर बेस्ड जो है सवाल करवाए जाते हैं। तो थ्योरी के बैच में क्या है कि चीजों को समझाया जाता है बेसिक से, फिर उस पर सवाल करवाए जाते हैं। और प्रैक्टिस बैच में सवाल सवाल सवाल। तो अगर आपकी थ्योरी ठीक ठाक है तो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल जीरो हो तो आप थ्योरी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों बैचेस करियर लैब पे चल रहे हैं। ये बैच 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, और ये वाला जो बैच है ये बैच भी स्टार्ट होगा आपका 16 जनवरी से। 16 जनवरी से प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट होगा। उसके अलावा एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच भी चल रहा है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ जेई इलेक्ट्रिकल का बैच भी चल रहा है। जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल, ये बैचेज भी चल रहे हैं। ये बैचेज कहां चल रहे हैं? ये बैचेज आपके करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। कहां? करियर विल ऐप। ठीक है। तो आप करियर विल ऐप खोलोगे तो आपको ये बैचेज दिख जाएंगे। अगर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐप खोलने के बाद ऐप पे सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। लाइव क्लास पे जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आता है, एसएससी, बैंक, रेलवे। वहीं पे एक सेक्शन दिखेगा आपको जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। जेई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे आप। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, याद रखना पहले लाइव क्लास पे क्लिक करना है, फिर इस पे, फिर जितने भी जेई और आईटीआई से रिलेटेड बैचेज चल रहे हैं वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। मैसेज करके थोड़ा इंतजार करोगे तो मिल जाएगा रिप्लाई 1-2 दिन में। ठीक है। शुरू करें कहानी। तो हम कुछ सवाल करेंगे सिंक्रोनस मशीन के। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ प्रवेश, सानिका, अंकित जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ सवाल, और वो सवाल हम करेंगे सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड। बहुत बेसिक से सवाल करेंगे। उन बेसिक से सवालों का आंसर आपको आना जरूरी है। हो सकता है आपको सवाल आसान लगे, बट कई बार आप उनको गलत कर देते हो। तो हम कुछ सवाल करेंगे सिंक्रोनस मशीन के, और उन सवालों से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमने थ्योरी में कितना पढ़ रखा है। अगर आप कोई चीज भूल गए हो तो रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सिंक्रोनस मशीन में। आज का पहला सवाल है कि व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड द फील्ड वाइंडिंग इज इनिशियली, यानी जब किसी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग शुरुआत में कैसी होती है? कैसी होती है फील्ड वाइंडिंग? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में एक वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, एक वाइंडिंग स्टेटर पे होती है जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग कह सकते हैं। दूसरी वाइंडिंग रोटर के ऊपर होती है, और रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं।
स्टेटर को जो सप्लाई दी जाती है वो 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है और रोटर को जो सप्लाई दी जाती है वो डीसी सप्लाई दी जाती है। यानी स्टेटर को एसी दिया, रोटर को डीसी दिया, यानी यहां पे दो प्रकार के सप्लाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम डबली एक्साइटेड मशीन भी बोलते हैं, दोहरी उत्तेजित मशीन। डबल मतलब दो, डबली एक्साइटेड मशीन या दोहरी उत्तेजित मशीन, क्योंकि यहां पे दो प्रकार के सप्लाई की जरूरत पड़ती है। स्टेटर को एसी चाहिए होता है और रोटर को डीसी चाहिए होता है। स्टेटर को एसी और रोटर को डीसी चाहिए होता है, इसलिए इसको डबल एक्साइटेशन कहा जाता है, डबली एक्साइटेड मशीन। सवाल यह है कि जो रोटर की वाइंडिंग होती है, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। सिंक्रोनस मशीन की बात अगर मैं करूं तो वो फील्ड वाइंडिंग स्टार्टिंग में कैसी होती है? जब मोटर स्टार्ट हो रही होती है शुरुआत में फील्ड वाइंडिंग को क्या रखते हैं, शॉर्ट या ओपन या क्या? तो आपको मैं बता दूं कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको शुरुआत में हम कैसे रखते हैं, शॉर्ट सर्किट। कैसे रखते हैं? शॉर्ट। जो रोटर की वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट होती है। जैसे रोटर है, ये आपकी ये रोटर है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। कैसे? कुछ ऐसे, ऐसे है आपकी रोटर। क्या है? ऐसे रोटर। ये मान लीजिए इसके ऊपर एक वाइंडिंग लपेट दी हमने और इसको डीसी सप्लाई दे दिया। जब डीसी सप्लाई आप देते हो तो मान लीजिए नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया, राइट। सवाल यह कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये शुरुआत में कैसी होती है? ओपन होती है। शुरुआत में क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग ओपन होती है ऐसी, या ये फील्ड वाइंडिंग शुरुआत में शॉर्ट होती है? तो आपका आंसर होगा ये फील्ड वाइंडिंग शुरुआत में क्या होती है? शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट करके रखते हो आप तो इसके बीच का वोल्टेज कम हो जाता है। एक तरीके से शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होना चाहिए, अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो वोल्टेज क्या हो गया? जीरो। तो एक तरीके से शॉर्ट करने से वोल्टेज कम हो जाता है, ये कहने का मतलब है। अगर आपने ओपन करके रखा होता तो हाई वोल्टेज पैदा हो जाता है रोटर की वाइंडिंग में, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जला देता है, कई बार बर्न कर सकता है। बोलो। तो अगर हमारी रोटर की जो वाइंडिंग है उसको हम शुरुआत में ओपन रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, हाई वोल्टेज से वाइंडिंग बर्न हो सकती है। तो क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से वाइंडिंग के जलने की संभावना कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी जो रोटर की वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को शॉर्ट करके रखते हैं स्टार्टिंग के वक्त। कब? स्टार्टिंग के वक्त। तो सवाल आता है कि रोटर की वाइंडिंग स्टार्टिंग में कैसी होती है? तो आप बोलेंगे शॉर्ट होती है। फिर बोलेगा शॉर्ट क्यों होती है? अगर ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा? ओपन कर दोगे तो रोटर की वाइंडिंग में हाई वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि ओपन में वोल्टेज मिलता है, ओपन में वोल्टेज मिलता है, और हाई वोल्टेज से क्या होगा? वाइंडिंग आपकी जल सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या नीलोत्पल? कि आपकी जो वाइंडिंग है शुरुआत में उसको शॉर्ट सर्किट करके रखेंगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट। रोटर की वाइंडिंग कैसी होती है? फील्ड वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट। अगला सवाल है सिंक्रोनस मोटर्स आर। सिंक्रोनस मोटर कैसी मोटर होती है? बताइए सभी लोग। नीलोत्पल, हरेंद्र, अनुभव, सानिका, सृष्टि, एवरीवन। इसेंशियली सेल्फ स्टार्टिंग या नॉट सेल्फ स्टार्टिंग या सेल्फ स्टार्टिंग या नन ऑफ दीज? बताओ। आवश्यक रूप से स्वयं प्रारंभ होती है, सेल्फ स्टार्ट स्वयं प्रारंभ होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्या होगा? ओके चौधरी जी, ओके, यू विल गेट द पीएनजी टिल मंडे। अंकित प्रस्तावना, अंकित बोल रहे हैं ए, मतलब आवश्यक रूप से सेल्फ स्टार्टिंग होगी। अच्छा जी। प्रस्तावना का कहना है बी, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सानिका बी। और चेंटू, जो हमारी क्या, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये
3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। और अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की, तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होती है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। बात समझ में आ रही है? ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। अगर ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है मतलब शुरुआत में कोई टॉर्क है ही नहीं घुमाने वाला। इसका मतलब जो TST है, ST मतलब स्टार्टिंग का, T मतलब टॉर्क, स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो 0 है, इसीलिए कोई घुमाने वाला नहीं है। सिंगल फेज भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसका मतलब इसमें जो स्टार्टिंग के वक्त जो टॉर्क है वो क्या है? 0 है। स्टार्टिंग के वक्त टॉर्क क्या है? 0 है। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, यानी शुरुआत में कोई तो ऐसा टॉर्क है जो इसको घुमाएगा, यानी यहां स्टार्टिंग टॉर्क 0 नहीं है, यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क 0 नहीं है, यहां 0 यहां 0 है। तो स्टार्टिंग टॉर्क कहां 0 है कहां नहीं वो भी मैंने बता दिया। तो याद रखोगे, आप याद रखोगे, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। हां, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बोलो, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बताइए कमेंट करके। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बताएंगे आप? सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? हम या तो डैम्पर बार का यूज कर लेते हैं। किसका? डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग कह लो, डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग, टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट। या चाहो तो बाहर से किसी मोटर से भी आप शुरुआत में घुमा करके सेल्फ स्टार्ट बना सकते हो, जिसको पोनी मोटर वगैरह बोलते हैं, छोटी सी इंडक्शन मोटर होती है। तो वो 3 तरीके हैं कि किसी बाहर से किसी मोटर से शुरुआत में घुमा दो, या उसमें डैम्पर बार यूज कर लो। ठीक है, डैम्पर बार यूज कर लो या बाहर से किसी मोटर से घुमा दो। जैसे आप पढ़ते नहीं हो तो जब घर वाले डांटते हैं, नालायक जीवन भर गोबर फेंकेगा तू, पगली तू पढ़ती नहीं जीवन भर आटा गूंथेगी जो है, तब बबली और चिंटू को होश आता है। तो किताब खोल लेते हैं लोग, 10-20 मिनट पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं राजकुमार सर की, और फिर इंटरेस्ट आने लगता है, फिर दिन भर पढ़ते हैं। बस शुरुआत में उनको पढ़ाने वाला मोटिवेशन नहीं था, घर वालों ने डांटा, उन्होंने किताब खोल ली। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, अपने आप सुबह उठते हैं, मंजन करके नहा करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। है कि नहीं कहानी इतनी? बोलो। हाँ, डीसी मोटर भी सेल्फ स्टार्ट है जी, डीसी मोटर भी सेल्फ स्टार्ट है। ये नॉर्मली मैंने वो 3 मोटर लिखे ना जिसपे सवाल आता है कि कौन सी सेल्फ स्टार्ट है कि नहीं। बोलिए। नीलोत्पल बोल रहे मुझे शादी नहीं करना इसलिए पढ़ता हूं। जो शादी नहीं करेगा वो हुकूमत करेगा। अगर मैं मोहब्बत न करता तो हुकूमत करता, अगर मैं मोहब्बत न करता तो हुकूमत करता। बात आई समझ में? तो सवाल है कि क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है? नो, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, स्वयं प्रारंभ नहीं होती है, स्वयं प्रारंभ नहीं होती है। तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। जब जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, कुछ इंतजाम करेंगे उसके लिए,
और इंतजाम करने के बाद फिर अपनी मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी। इंतजाम करने से सब कुछ होता है, इंतजाम करने से सब कुछ होता है। चलो, तो इसका आंसर हो गया बी, बी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अगला है, ये बताओ, इन सिंक्रोनस मोटर द डैम्पिंग वाइंडिंग इज जनरली यूज्ड टू, यानी डैम्पिंग वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग कहना चाह रहा है। डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पर बार किस लिए यूज करते हैं, बताइए। अंकित पूछ रहे किस पर हुकूमत करेंगे, हुकूमत किस पर करेंगे। देखो, दो प्रकार की हुकूमत होती है, एक होती है लोगों की हुकूमत, लोगों पर हुकूमत, और एक होती है खुद पर हुकूमत। तो असली मजा और असली सुख और असली चैन और असली खुशी तो खुद पर हुकूमत करने में है, कि जो चाहो वो कर लो, जो चाहो वो खा लो, जो चाहो पहन लो, कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो खुद पर हुकूमत सन्यासी लोग करते हैं, वैरागी लोग करते हैं, न किसी बात का दुख न किसी बात का गम। और जाम जनता पे हुकूमत वो तो क्षणिक होता है। बताइए, सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर बार, डैम्पिंग वाइंडिंग मतलब डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पिंग कट तो नहीं रहा है, डैम्पिंग वाइंडिंग मतलब डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पर बार कह लो, डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का इस्तेमाल साधारणतः किस लिए किया जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, एक रॉड होती है, एक रॉड, एक वाइंडिंग जो कहां करते हैं, रोटर में कि स्टेटर में, रोटर में। रोटर की जो पोल फेस होती है उसमें घुसा देते हैं, उसमें घुसा देते हैं क्या, रॉड को ऐसे घुसा दिया ले जाकर के रोटर में, वो डैम्पर बार है रॉड। उसका काम क्या है, डैम्पर बार के दो काम है, डैम्पर बार के दो काम है। पहला तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना और दूसरा हंटिंग को कम करना, हंटिंग हंटिंग हंटिंग। डैम्पर बार के दो काम है। कितने काम है सर, ये तो आसान सा सवाल है। हाँ आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल होते हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ये है ऐसे सवाल अगर गलत करोगे तो कई जन्म में माफी नहीं मिलेगी। इसके दो काम है, पहला टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट, क्या करना है इसको, सेल्फ स्टार्ट बनाना, और दूसरा टू रिड्यूस, या रिड्यूस को कई बार बोल देते हैं सप्रेस, सप्रेस हंटिंग, हंटिंग को कम करना। हंटिंग क्या होती है आप पढ़ोगे तो सीखोगे, या पढ़ा होगा आपने। हंटिंग को कम करना, हंटिंग को कम करना, और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। आ रहा है, आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। तो डैम्पर बाइंडिंग या डैम्पर बार के क्या हैं, दो काम है, एक तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना और दूसरा है हंटिंग को कम करना। तो क्या जवाब दोगे, डैम्पर बार का काम क्या है, डैम्पर बार का काम है, डैम्पर बार का काम है क्या, प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क। बी, हंटिंग रोकने और प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए, प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए और हंटिंग को कम करने के लिए, हंटिंग को कम करने के लिए। होगा कि नहीं होगा, बी ऑप्शन, बी बी। है कि नहीं। चलिए अगला सवाल, द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन सिंक्रोनस मोटर इज 0, 2%, 4%, 6%। बताओ
मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन कितना हो सकता है एक सिंक्रोनस मोटर में? मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन कितना होता है एक सिंक्रोनस मोटर में? लोग बोल रहे हैं 2%, कोई बोल रहा है 4%, कोई बोल रहा है 0। देखो, एक चीज तो आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर हमेशा हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है। हमेशा सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती एन आर यानी रोटर की स्पीड, वो बराबर होती है किसके? सिंक्रोनस स्पीड के। हमेशा एन आर बराबर एन एस होती है। किसमें? सिंक्रोनस मोटर में। यानी रोटर के घूमने की जो स्पीड है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही होती है। तो अगर मैं लोड को बढ़ाऊं, चाहे मैं लोड को घटाऊं, लोड को मैं बढ़ाऊं चाहे लोड को मैं घटाऊं, इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्पीड है आपकी वो एन आर जो है वो एन एस के बराबर ही रहेगी। रोटर की स्पीड एन एस के बराबर ही रहेगी। यानी लोड बढ़ाने पर या लोड घटाने पर इंडक्शन मोटर पे फर्क पड़ता है। इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी। इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी। बहुत ज्यादा नहीं घटती है मगर फिर भी घटती तो है। इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाने पर स्पीड कम होती है। डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो आप बोलते हो ना डीसी शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, बोलते हो आप। डीसी शंट मोटर इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, कि डीसी शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है, मगर वहां भी स्पीड एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होती है, थोड़ी सी घटती जरूर है डीसी शंट मोटर में भी, मगर वो थोड़ी सी वो वैल्यू घटने वाली बहुत कम होती है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप लोड बढ़ाते हो डीसी शंट मोटर पे तो स्पीड बहुत थोड़ी सी कम होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे लोड बढ़ाया स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, या स्पीड लगभग कांस्टेंट है। लगभग कांस्टेंट है भाई, थोड़े से कम होने को हमने लगभग कांस्टेंट बोल दिया। स्पीड पहले 1000 आरपीएम थी, अब 990 आरपीएम है, तो 10 आरपीएम से क्या ही फर्क पड़ता है, हमने बोल दिया कांस्टेंट। तो जो डीसी शंट मोटर के लिए सच्चाई है वो ये है कि लोड बढ़ाने पर स्पीड कम होती है मगर थोड़ी सी कम होती है, या उसको बोलते हैं लगभग कांस्टेंट होती है स्पीड। एग्जैक्ट नहीं होती, लगभग थोड़ा सा कम तो होती ही है स्पीड। लेकिन सिंक्रोनस मोटर जो है ऐसी मोटर जो कहती है कि लोड बढ़ाओ या लोड घटाओ, मेरी स्पीड परफेक्टली सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यानी रोटर की स्पीड नो लोड पे अगर सिंक्रोनस स्पीड है तो फुल लोड पे भी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्लिप कितनी होती है, स्लिप स्लिप स्लिप, कई सवाल बनेंगे यहां पे, स्लिप कितनी होती है चिंटू? स्लिप की अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर में, स्लिप होती है ns माइनस एन आर अपन एन एस। क्या ये फार्मूला स्लिप का पढ़ा है आपने? तो आपका जो रोटर की स्पीड है सिंक्रोनस मशीन में, वो तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही होती है। तो स्लिप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने एन आर के जगह पे एन एस रख दिया, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। एन एस माइनस एन एस जीरो, जीरो बटे एन एस कितना हो गया, यानी आपकी जो स्लिप है वो जीरो हो गई। तो आपको याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर में जो स्लिप होती है वो जीरो होती है। स्लिप क्या होती है? जीरो। और अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन पूछ लूं आपसे सिंक्रोनस मशीन में, वोल्टेज रेगुलेशन, पागल चिंटू, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ लिया मैंने, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड स्पीड, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन अगर मैं पूछूं, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? स्पीड में परिवर्तन कितना होता है नो लोड से फुल लोड में जाने पर? तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपान फुल लोड स्पीड, अगर परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो। स्पीड में कितना परिवर्तन हुआ? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर में जो स्पीड नो लोड पे वही स्पीड फुल लोड पे, जो स्पीड नो लोड पे वही स्पीड फुल लोड पे। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कांस्टेंट ही बनी रहती है। अगर मैं कहूं कि इसकी रोटर की स्पीड है एनआर और ये लोड है, तो लोड को बढ़ाओ चाहे लोड को घटाओ, कुछ भी करो,
आपका एनआर जो है वो एनएस के बराबर ही रहेगा, वो एनएस के बराबर ही रहेगा। यानी लोड बढ़ाओ लोड घटाओ, एनआर एनएस के बराबर ही रहेगा। तो अगर नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड दोनों बराबर ही है, यानी यहां पे लोड बढ़ाने पर स्पीड घटी नहीं है। नो लोड पे जो स्पीड थी वही स्पीड फुल लोड पे भी है। तो नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड बराबर हैं, तो स्पीड रेगुलेशन क्या होगा? 0। याद रखना इस बात को, स्पीड रेगुलेशन का मतलब है स्पीड में परिवर्तन कितना हो रहा है। एक तरीके से रेगुलेशन मतलब होता है परिवर्तन, गति नियमन, चेन टू गति नियमन कितना होता है। तो याद रखना स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो 0 होता है। होता कि नहीं होता है? और स्लिप की अगर बात की जाए, स्लिप की, स्लिप तो स्लिप भी आपकी क्या होती है? स्लिप भी आपकी 0 ही होती है। स्लिप ये कहानी है सिंक्रोनस मोटर के लिए। याद रखोगे क्या? स्पीड रेगुलेशन का मतलब स्पीड में परिवर्तन, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज में परिवर्तन, रेगुलेशन मतलब चेंज, रेगुलेशन मतलब परिवर्तन, चेंज। कई बार आप नहीं पढ़ते, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब ये नियमों को रेगुलेट करती है। नियमों को रेगुलेट करने का मतलब क्या? कि कोई नियम बनाया गया और लगता है उसका सही से पालन नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो नियमों में बदलाव करना है, तो बदलाव करने वाली अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी। पंखे का रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या करता है? पंखे का स्पीड को कम ज्यादा करता है, कम ज्यादा। तो रेगुलेशन मतलब चेंज, रेगुलेशन मतलब बदलाव। तो स्पीड रेगुलेशन मतलब स्पीड में कितना बदलाव होगा नो लोड से फुल लोड पे अगर जाते हैं तो, या वोल्टेज रेगुलेशन है तो वोल्टेज में क्या बदलाव होगा। मैं यहां बात कर रहा था स्पीड रेगुलेशन की, तो नो लोड पे जो स्पीड है वही स्पीड फुल लोड पे है। मतलब लोड आधा हो, फुल लोड हो, कैसा भी लोड हो, नो लोड से फुल लोड अगर आप जाओगे, नो लोड से फुल लोड तक अगर आप जाओगे, मतलब पहले मोटर पे कोई लोड नहीं है, मोटर केवल खुद को घुमा रही है अपनी शाफ्ट को और कोई लोड है ही नहीं। फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाते गए लेकिन स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्पीड रेगुलेशन 0, स्लिप 0। याद रहेगा क्या? सवाल हमारा था कि मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन कितना होगा सिंक्रोनस मोटर में। स्पीड वेरिएशन मतलब लोड चेंज होने के साथ। स्पीड वेरिएशन कब? स्पीड में परिवर्तन कब? लोड बढ़ने पर। पहले नो लोड था, फिर आधा लोड लगा दिया, फिर पूर्ण लोड, पूर्ण भार, फुल लोड लगा दिया। तो ये लोड बदलने पर स्पीड में वेरिएशन कितने परसेंट का? 2%, 4%, 6%, कितना? तो यहां पे एनआर हमेशा एनएस के बराबर रहेगा, नो लोड पर भी, फुल लोड पर भी, आधा लोड पर भी एनआर एनएस के बराबर रहेगा। जब एनआर एनएस के बराबर है तो आपसे स्पीड रेगुलेशन अगर मैं पूछूं, गति नियमन या गति में परिवर्तन कितना हुआ, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड वेरिएशन पूछा है आपसे, स्पीड वेरिएशन एक तरीके से, तो स्पीड में परिवर्तन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। स्पीड में वेरिएशन यानी गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, चेन टू गति में परिवर्तन। शून्य। तो क्या उत्तर होगा? 4%, 6%, 2%? नहीं, 0। इंडक्शन मोटर में होगा स्पीड में वेरिएशन। नो लोड पे अगर स्पीड है कुछ और फुल लोड पे तो स्पीड वेरिएशन होगा। आप निकाल लो, मान लो नो लोड पे स्पीड उसकी 1200 आरपीएम है, जब फुल लोड पे जाओगे तो स्पीड 1100 1120 आरपीएम के आसपास हो जाएगी। यहां सब निकाल सकते हो। यहां स्पीड रेगुलेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा मगर मिलेगा। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ये स्पीड रेगुलेशन 0 होगा। अच्छा, आप में से कोई झारखंड का है क्या? आप में से कोई झारखंड का है? कैलाश, संकेत, स्पीड वेरिएशन और स्पीड रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है? चंदन का कहना है देखो, वेरिएशन मतलब बदलाव, चेंज, रेगुलेशन मतलब चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्पीड, बस वही है।
मतलब बदलाव से ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड रेगुलेशन भी बदलाव ही है, स्पीड वेरिएशन भी बदलाव ही है। हरेंद्र बोले यस सर मैं हूं पलामू झारखंड से। मैं एक दो दिन पहले आपकी जामताड़ा वेब सीरीज देख रहा था, तो क्या वो जो कहानी है उसमें वो सही है क्या? कुछ तो सही है। कि फोन करने में, मान लीजिए मैं अकेला फोन करूं किसी को, उसमें सपोर्ट करने के लिए जो माइनर बच्चे थे, जो एडल्ट्स नहीं थे, वो शादी कर लेते थे ताकि कोई लड़की भी हो जो साथ में फोन करे, और फिर फ्रॉड का काम चलता था। सही है क्या? जामताड़ा जो फिशिंग का काम चलता है, आपके पास भी अक्सर मैसेज आता होगा, आपने लॉटरी जीत लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया। मेरे पास भी 2-3 बार आया है फोन। जामताड़ा, जामताड़ा एक जिला है झारखंड में। वहां के जो बच्चे हैं, देखो किसी भी जगह का जो समाज होता है, वो जिस काम को करके तरक्की पाता है, नाम और शोहरत हासिल करता है, उसी रास्ते पे नीचे आगे आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। उसी रास्ते पे, उसी रास्ते पे आगे बढ़ती हैं। तो अगर आप देखो यूपी बिहार में खास करके, वहां पे क्या होता है, लड़का दरोगा बन गया, सिपाही बन गया, लेखपाल बन गया, ग्राम विकास अधिकारी बन गया, वीडियो बन गया, तो भौकाल है कि वीडियो साहब आए हैं, लेखपाल साहब आए हैं, दरोगा साहब आए हैं। दिल्ली में आप देखोगे तो यहां पे दरोगा लेखपाल वीडियो की औकात बिल्कुल जीरो है, नील बटे सन्नाटा, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। दिल्ली में क्या है, यहाँ पे कारपोरेट सेक्टर के लोग रहते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करने वाले लोग रहते हैं, बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं। वही आप मुंबई में चले जाइए तो वहां पे अलग माहौल होगा, वहां पे एक्टर मॉडल्स तमाम लोग मिलेंगे। इंडस्ट्री तो मान लीजिए वहां भी है, लेकिन झारखंड में क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि बच्चे वहां पे पेरेंट्स भी साथ सपोर्ट करते हैं क्या, कि मेरा बेटा महीने का जब 5 लाख 6 लाख कमा ले रहा है यही सब काम करके, तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, 50,000 की नौकरी की क्या ही जरूरत है। तो वहां पे धीरे धीरे पीढ़ियां देखती हैं कि भैया नई बुलेट ले लिए 15 दिन के अंदर, नई कार ले लिए, घर बनवा लिया, नई शादी भी कर लिए, पूरा ऐसो आराम से, न कोई नौकरी न चाकरी। तो फिर वो भी जानना चाहता है कि क्या किया भैया ने, पर पता चलता है भैया ये काम किए हैं, तो फिर चिंटू भी इस चीज को सीखता है। तो जब जहां पे वो चीज कोई बच्चा सीखना चाह रहा होगा तो उसको तो आसानी से जो है वो सारे संसाधन मिल जाते होंगे, क्या क्या तकनीकी हैं। तो छोटे बच्चे भी फिर वही काम करने लगते हैं। बच्चे 14-15 साल 18 साल के होते होते ये सब काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि यहाँ हमारे जो भैया हैं वो बीपीएससी क्वालिफाई करके या वीडियो बन करके नाम नहीं कमाए हैं, पैसा नहीं कमाए हैं, वो कुछ उल्टा पुल्टा करके पैसा कमाए, फिशिंग करके। तो वो भी यही काम करने लगता है, उसको आसान लगता है। दिन भर में 100 कॉल करिए, अगर एक कॉल भी अगर सेट हो गई 5,000 10,000 50,000 कितना आएगा, कोई लिमिट नहीं। अगर दिन भर में आप 100 फोन लगाते हो, एक फोन भी सक्सेसफुल हो गया, शिकार आपके कब्जे में आ गया। 100 फोन लगाया आपने कि हेलो आपका 5 लाख का लकी ड्रॉ है, ये है वो है, एक आदमी भी अगर बेवकूफ निकला तो अब उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं, जितने आप 5,000 10,000 50,000 गायब। अगर एक दिन में 5,000 तो 30 दिन में 1.5 लाख रुपए, और कभी कभी हो सकता है 2-2.5 लाख रुपए हाथ लग जाए। तो लेकिन यह है कि इन कामों को आप कितने दिन तक करोगे। और दूसरी चीज, यूनिवर्स में कई ऐसे नियम है ना, प्रकृति के कई ऐसे नियम हैं जो आपको ना कहीं किताब में पढ़ाए जाते हैं ना कोई बताता है, बट कुछ नियम हैं कि आप किसी का, गरीब का या किसी भी आदमी का पैसा इस तरीके से लेकर के घर बनवा सकते हो और कुछ कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं उसका आपको दुष्परिणाम नजर आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन के साथ या आपके साथ ही। तो ये सब काम करने से आपके मन को ना तो सुकून मिलेगा,
और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। चिंटू का सर यही काम तो फिर तो अच्छा है, पढ़ने से अच्छा यही कर ले। नेटफ्लिक्स पे है, नेटफ्लिक्स पे जामताड़ा वेब सीरीज। पुलिस के हाथ लग गया तो पुलिस तो पीटेगी ही, पर पैसे का पूरा खेल चलता है वहां पे। पुलिस प्रशासन भी हफ्ता नहीं लेता है क्या पुलिस वाले? आप ठेला लगाते हो वो भी पैसा देते हैं पुलिस वाले को, रिक्शा गाड़ी चलाने वाले भी पैसा देते हैं, तो फिशिंग करने वाले हो तो पैसा पूरा पुलिस को मिलता रहता। वहां की पुलिस खूब कमाती होगी पैसा जामताड़ा की। जहां पे जितना ज्यादा अपराध वहां की पुलिस उतना ही ज्यादा पैसा कमाती है। तो वहां के पुलिस वालों को थाने पे पैसा पहुंचता रहता है। मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, थाने पे 5 लाख रुपए भिजवा दे रहा हूं, अगर हम 4-5 लाख लोग मिलकर, या अकेला मैं ही कर रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए हर महीने भिजवा दे रहा हूं, या 5 लाख रुपए, तो क्या दिक्कत है पुलिस को? पुलिस टाल मटोल करेगी। यूट्यूब पे शायद एक पार्ट है केवल। हाँ, ये सब स्कैम बहुत हो गए हैं, तो आपको इससे बच के रहना है, सावधान। ठीक है, ये सब रास्ता नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूं कि आप ये देखते हो कि आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी गुजरी है उसने क्या काम किया है, क्या काम करके शोहरत पाई, वही काम आप भी करना चाहते हो। तो उसका उदाहरण था जामताड़ा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड एट। डैम्पर वाइंडिंग कहां प्लेस्ड होती है? डैम्पर वाइंडिंग कहां प्लेस्ड होती है, कहां लगी होती है? स्टेटर में, रोटर में, दोनों में, या योक में? योक तो बाहर वाला हिस्सा होता है, योक में तो नहीं लगी होती है। आपकी जो डैम्पर वाइंडिंग होती है या डैम्पर बार, वो रोटर में लगी होती है। कहां लगी होती है? रोटर में। रोटर में मान लीजिए ऐसे रोटर है, ये रोटर है, मान लीजिए सैलियन पोल रोटर। तो इसका जो पोल फेस होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसी में अंदर घुस, ये जैसे पेन देख रहे हो, ये रॉड आई, इसे घुसा दिया हमने, दूसरी रॉड आई, ऐसे घुसा दिया, तीसरी रॉड आई, घुसा दिया, फिर यहां पे रॉड आई, घुसा दिया, 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 रॉड आई, घुसा दिया। तो ये सब जो है डैम्पर बार्स हैं, रॉड 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 रॉड, तो रोटर में की जाती हैं। और नॉर्मली सैलियन पोल में ही हम यूज करते हैं डैम्पर बार को। कहां यूज करते हैं? मुख्यतः जो डैम्पर बार यूज करते हैं वो सैलियन पोल रोटर में ही यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? पहला तो सैलियंट पोल में मुख्यतः यूज करते हैं, सैलियंट पोल रोटर में, सैलियंट पोल रोटर में। ठीक है, रोटर में, स्टेटर में नहीं, रोटर में। तो डैम्पर बार रोटर में होती है और मुख्यतः सैलियन पोल में। सिलिंड्रिकल में नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, सिलिंड्रिकल में नॉर्मली हम यूज नहीं करते डैम्पर बार का, क्योंकि हंटिंग की जो समस्या है, जो आप पढ़ते हो कि हंटिंग को भी कम करता है डैम्पर बार, वो समस्या हंटिंग की नॉर्मली सिलिंड्रिकल रोटर में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सिलिंड्रिकल रोटर ना बहुत हाई स्पीड पे रन करती है, बहुत हाई स्पीड पे। और बहुत हाई स्पीड पे जब कोई रोटर रन करती है ना, तो स्पीड, अगर आप थोड़ा लोड को कम ज्यादा भी कर दो तो स्पीड बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। तो आपके लिए याद रखने वाली चीज ये है बस कि मुख्यतः हम इसको यूज करते हैं किसमें? डैम्पर बार को सिलिंड्रिकल, सैलियन पोल में। सिलिंड्रिकल रोटर भी एक होता है, बेलनाकार रोटर। जो सिलिंड्रिकल रोटर होता है यानी बेलनाकार,
उसमें यूज नहीं करते हैं। नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा रोटर। एक कांस्टेंट स्पीड मोटर इज, ये सवाल है, कांस्टेंट स्पीड की मोटर कौन है इसमें से? तो आप बताइए, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। अब आप कहोगे सर डीसी शंट मोटर तो कांस्टेंट स्पीड मोटर है, तो यही टिक कर दें क्या? तो देखो, किसी भी सवाल का जो ऑप्शन है ना, वो सवाल और ऑप्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप यही सिंक्रोनस मोटर ना दिए होते, ये सिंक्रोनस मोटर ऑप्शन में नहीं होता, ये ना होता सिंक्रोनस मोटर, तो फिर हम इसी को टिक कर देते, डीसी शंट मोटर को। क्योंकि डीसी शंट मोटर में क्या होता है, लोड जब बढ़ता है तो स्पीड बहुत थोड़ी सी कम होती है। लोड जब बढ़ता है तो स्पीड बहुत थोड़ी सी कम होती है, या लगभग कांस्टेंट रहती है। तो हम बोल देते हैं डीसी शंट मोटर इज कांस्टेंट स्पीड मोटर। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ने पर स्पीड बहुत थोड़ी सी कम होती है। तो बोलते हैं ना, स्पीड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। डीसी मोटर में बोलते हैं स्पीड लगभग नियत है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर है, इसमें अगर आप नो लोड से फुल लोड तक जाएंगे, कि पहले कोई लोड नहीं था फिर फुल लोड लगा दिया, तो स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी, पूरा कांस्टेंट, कोई भी कमी नहीं आएगी स्पीड में, न स्पीड बढ़ेगी। तो अगर हम देखें तो कहने को तो इसको ही बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर, क्योंकि स्पीड लगभग कांस्टेंट होती है, लगभग कांस्टेंट, और यहां एग्जैक्टली कांस्टेंट। तो किसको टिक करोगे? जो पूरी सच्चाई बताएगा। तो हमारी जो स्पीड कांस्टेंट होती है वो होती है सिंक्रोनस मोटर में। और अगर यही ना होता तो हम डीसी शंट मोटर टिक कर देते, क्योंकि यहां लोड बढ़ने पर स्पीड में कुछ भी कमी नहीं होती, यहां लोड बढ़ने पर स्पीड में बहुत थोड़ी सी कमी होती है। इसलिए यहां स्पीड लगभग कांस्टेंट, यहां 100% कांस्टेंट। तो एक ये भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बोलो हरेंद्र, अंकित, सानिका, नीलोत्पल, गौतम, सचिन, तरुण, सृष्टि। तरुण बोलो योग क्या है? अरे तरुण, पुरानी वीडियो को देख करके आओ। सर मैं अभी प्रकट हुआ हूं। द परसेंटेज फुल लोड स्लिप इन ए सिंक्रोनस मोटर इज, स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? स्लिप स्लिप स्लिप, परसेंटेज स्लिप। ये सवाल बहुत आसान है और बहुत मशहूर भी है। परसेंटेज स्लिप, स्लिप 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 स्लिप। जीरो, स्लिप की वैल्यू जीरो होती है। आपको पता है बात, अभी थोड़ी देर पहले बताया। स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। स्लिप जीरो होती है। क्यों? क्योंकि एन आर बराबर एन एस ही होता है, तो एन एस माइनस एन एस जीरो हो गया, स्लिप जीरो होती है, स्लिप इज जीरो। तो स्लिप जीरो ही होती है। जीरो 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 जीरो। अगला है, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। स्पीड रेगुलेशन पूछा है, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन भी मैंने लिखवा दिया है आपको। स्लिप भी जीरो और स्पीड रेगुलेशन मतलब स्पीड में परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन सर? परिवर्तन जब पूछे स्पीड रेगुलेशन मतलब पहले मोटर नो लोड पे थी तो कुछ स्पीड रही होगी मोटर की, फिर आपने मोटर पे लोड बढ़ाया धीरे धीरे और मोटर फुल लोड पे चलने लगी। तो नो लोड से फुल लोड तक जब मोटर गई है उस वक्त स्पीड में जो परिवर्तन हुआ, क्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं। जितना नो लोड पे उतना ही फुल लोड पे, जितना नो लोड पे उतना ही फुल लोड पे, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं, स्पीड रेगुलेशन भी जीरो। स्पीड देखो किस किस एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसा चुन्नू सा सवाल, चिंटू जैसा सवाल है ये। स्पीड रेगुलेशन क्या है? जीरो है। स्पीड रेगुलेशन क्या है? जीरो है। क्योंकि लोड बढ़ाओगे नो लोड से फुल लोड तक तो स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला सवाल, ये कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब
कितना इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये तो जगह ही नहीं थी, वरना और लिख देते, ऑप्शन की जगह ही नहीं थी। बताइए, इन विच आर द फॉलोइंग कंडीशन विल ए 3-फेज सिंक्रोनस मशीन वर्क्स एज ए कैपेसिटर? किस कंडीशन में हमारी सिंक्रोनस मशीन जो है वो कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है? सानिका का कहना है सर फुल लोड मेंशन नहीं होता तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते प्रीवियस क्वेश्चन में? फुल लोड, कोई भी लोड पूछता तो जीरो ही होता, चाहे फुल लोड पूछे चाहे हाफ लोड पूछे, स्लिप जीरो ही होगी, स्लिप जीरो ही होगी चाहे कोई भी लोड हो। गौतम ने दिया है ओवर एक्साइटेड, सानिका ओवर, सृष्टि का डी। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आपको ये बात पता है, क्या पता है आपको, कि अगर हमारी सिंक्रोनस मोटर है, क्या है, सिंक्रोनस मोटर, और नो लोड पे है, एट नो लोड, शून्य भार पे है, शून्य भार पर, शून्य भार पर अगर हमारे पास तुल्यकालिक मोटर है, नो लोड पे, कोई भार नहीं लगा है, तो इसमें 2-3 कंडीशन बनती है, आपने पढ़ा होगा। एक होता है कि अगर नो लोड पे है और सिंक्रोनस मोटर है नो लोड पे है, सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे, अगर ये अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड अगर है ये, ठीक है, अंडर एक्साइटेड, तो ये बर्ताव करती है इंडक्टर की तरह, इंडक्टर की तरह बर्ताव करती है। इंडक्टर की तरह बर्ताव करने का मतलब पावर फैक्टर बोल दो लैगिंग होता है, या बोल दो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करती है। और अगर ओवर एक्साइटेड रीजन में आप जाओगे, तो ओवर एक्साइटेड रीजन में एक ओवर एक्साइटेड क्षेत्र होता है, अति उत्तेजित शायद बोलेंगे हिंदी में। इस केस में अगर नो लोड पे सिंक्रोनस मोटर है तो कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है, प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर की तरह बर्ताव करने का मतलब क्या है? कैपेसिटर की तरह बर्ताव करने का मतलब है रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकती है, पावर फैक्टर यहां पे लीडिंग होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा, यानी करंट लीड करेगी वोल्टेज से। और कैपेसिटर का जहां जहां इस्तेमाल करते हैं वहां वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर जैसे पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यूज किया जाता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। सिंक्रोनस मोटर है, नो लोड पे है, ओवर एक्साइटेड है, तो कैपेसिटर की तरह बर्ताव कर रही है, तो पावर फैक्टर सुधारने में यूज कर सकते हैं, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। और जब सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे होती है और ओवर एक्साइटेड होती है तो कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है, और इसके और कई सारे नाम हैं। क्या? इसका नाम है सिंक्रोनस कैपेसिटर भी बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं सिंक्रोनस कैपेसिटर? किसको बोलते हैं सिंक्रोनस कैपेसिटर? जब सिंक्रोनस मोटर होती है, नो लोड पे होती है और ओवर एक्साइटेड रीजन में होती है, या सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोल देते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या बोल देते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस कैपेसिटर। हाँ, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी बोल देते हैं कई बार सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी बोल देते हैं इसी को। सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कैपेसिटर या कई बार सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। यानी ये कैपेसिटर की तरह बर्ताव कर रहा है तो पावर फैक्टर के पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज कर लेंगे, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। और अंडर एक्साइटेड में इंडक्टर की तरह बर्ताव करता है, इंडक्टर की तरह बर्ताव करता है तो इसको हम फेरांटी इफेक्ट में यूज कर सकते हैं। कहां पे? पावर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट में यूज करेंगे अंडर एक्साइटेड रीजन में। पावर फैक्टर सुधारना है तो ओवर एक्साइटेड रीजन में यूज करेंगे। और इस केस में पावर फैक्टर लैगिंग होता है, इस केस में पावर फैक्टर लीडिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है इसमें? पावर फैक्टर लैगिंग होगा,
और इस केस में पावर फैक्टर क्या होगा, इस केस में पावर फैक्टर लीडिंग होगा। इसको यूज कहां करेंगे, यूज कर लेते हैं फेरांटी इफेक्ट में। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है, जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से क्या हो जाता है, ज्यादा। इसका यूज कहां करते हैं, टू इंप्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को सुधारने में, पावर फैक्टर बेहतर करने में, बढ़ाने में, सुधारने में। और अगर यही हमारी सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे है और क्रिटिकली एक्साइटेड है, तो क्रिटिकली एक्साइटेड में कैसे बर्ताव करेगी ये, क्रिटिकली एक्साइटेड या नॉमिनल एक्साइटेशन है, क्रिटिकली एक्साइटेड। अगर सिंक्रोनस मोटर हमारी क्रिटिकली एक्साइटेड है या नॉमिनल एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसा होता है, एक, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बर्ताव करेगी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक, मतलब पावर फैक्टर एक है। तो अंडर एक्साइटेड रीजन में ऐसा, ओवर एक्साइटेड में ऐसा, और अगर क्रिटिकली एक्साइटेड है या नॉमिनल एक्साइटेशन है उस केस में पावर फैक्टर एक होगा, शक्ति गुणांक एक होगा, और शक्ति गुणांक एक रेजिस्टेंस का होता है, तो बोल दो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो सवाल वही था कि आपका जो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन है वो कैप्चर की तरह बर्ताव करता है कब, अंडर, क्रिटिकली, ओवर, ओवर एक्साइटेड में। ओवर एक्साइटेड में कैपेसिटर की तरह, क्रिटिकली एक्साइटेड में रजिस्टर की तरह, अंडर एक्साइटेड में इंडक्टर की तरह। इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, तो ओवर एक्साइटेड। ठीक है, आर्यन, धर्मेंद्र सिंह, आया सबको समझ में? क्या आंसर होगा, डी डी डी, बोलो डी। तो अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे पावर फैक्टर बेहतर करना है और मुझे कैपेसिटर नहीं मिल रहा है तो मैं यूज कर सकता हूं सिंक्रोनस मोटर को, नो लोड पे हो यानी शून्य भार पे हो और ओवर एक्साइटेड हो। और अगर मुझे कहीं इंडक्टर यूज करना है ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्टर का, तो वहां पे अगर इंडक्टर नहीं है तो हम ये सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं। कैसे, नो लोड पे हो और अंडर एक्साइटेड हो। और सवाल आता है कि अगर सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे है और नॉमिनल एक्साइटेशन है या क्रिटिकली एक्साइटेशन है तो पावर फैक्टर कितना होता है, एक होता है पावर फैक्टर। यहां पावर फैक्टर एक, यहां पावर फैक्टर लैगिंग, यहां पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज हंटिंग प्रिवेंटेड इन ए सिंक्रोनस मोटर। हंटिंग को हम कैसे रोकते हैं सिंक्रोनस मोटर में, हंटिंग, हंटिंग बाय यूजिंग accelerator, by using damper, by using exciter, by using oscillator। अभी कोई आइडिया नहीं सिंह उसका एग्जाम कब होगा, बट हो सकता है जल्दी ही हो, तो तैयारी अपनी करते रहो अच्छे से। सवाल क्या है, हंटिंग को कैसे कम करेंगे, बाय यूजिंग डैम्पर बार। ये तो पढ़ा है आपने, डैम्पर बार के दो काम है, एक तो हंटिंग को कम करना, दूसरा मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। बी ऑप्शन। अगला है, ए 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 500 आरपीएम, द नंबर ऑफ सैलिएंट पोल ऑन द रोटर इज। बताओ, इसका आंसर बताइए। आपने 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, जो 500 आरपीएम पे घूम रही है, तो आपको सैलिएंट पोल मोटर जो है उसमें पोल की संख्या बतानी, पोल। तो आपको ये तो पता है कि अगर हम देखें तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एनएस का फार्मूला होता है 120 अपॉन पी। यहां से अगर हम पी निकालना चाहें तो पी क्या हो जाएगा, 120 एफ अपॉन एनएस।
120। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और एनएस वो स्पीड है जिस पे रोटर घूम रहा है। सिंक्रोनस मोटर जो जिस स्पीड पे घूमती है वो सिंक्रोनस स्पीड ही तो होती है। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती है। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती है, बल्कि सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमती है। मगर सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है। तो अगर हम कहें एनएस क्या है, तो ये एनएस है, रोटर की घूमने की स्पीड, और वही दे रखा है 500 आरपीएम। तो अगर इस स्पीड पे मोटर घूम रही है सिंक्रोनस मोटर, तो यही सिंक्रोनस स्पीड होगी 500। 0 0 0 0 कट गया, 5 5 12 12 पोल, 12 पोल, 12 12 पोल की संख्या 12, 12 पोल, पोल की संख्या 12। कोई दिक्कत? इस छोटे सवाल में कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू ऑपरेट अंडर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर? ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए। ये कहना चाह रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर की खूबी ये है कि वो लैगिंग पावर फैक्टर पे भी काम कर लेती है, मतलब जब एज ए इंडक्टर काम कर रही होगी, मतलब जब अंडर एक्साइटेड होगी। और एक सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड रीजन में जब होती है तो कैपेसिटर की तरह काम करती है, यानी पावर फैक्टर लीडिंग होता है। और जब नॉमिनल या क्रिटिकल एक्साइटेशन होता है तो पावर फैक्टर 1 होता है। यानी सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है। ये तो फायदा है, लैगिंग लीडिंग एक ही मोटर में। इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है। इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का लैगिंग। मगर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर, देखो अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग ही होगा। लैगिंग ही होगा मतलब हमेशा जो करंट है वो लैग करेगी वोल्टेज से। लेकिन अगर हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें, तुल्यकालिक मोटर की, तो इसका जो पावर फैक्टर है वो, इसका पावर फैक्टर लैग भी हो सकता है, लीड भी हो सकता है, और यूनिटी भी हो सकता है। एक यूनिटी मतलब एक, यहां पे तो केवल लैग, यहां पे लैग लीड यूनिटी तीनों, यानी ये तो फायदा है सिंक्रोनस मोटर का। दूसरी चीज, 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होती है? स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर यहां पे क्या है, अगर आप लोड बढ़ाओगे या लोड को घटाओगे तो स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। ये तो अच्छी बात है, कांस्टेंट स्पीड मोटर की तरह बर्ताव कर रही है। हम तो यही चाहते हैं कि मोटर की स्पीड लोड बढ़ने पर घटने पर चेंज ना हो। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए इसका स्पीड रेगुलेशन 0 है। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए इसका स्पीड रेगुलेशन जो है, गति नियमन, गति में परिवर्तन या गति में वेरिएशन कह लो, स्पीड वेरिएशन 0 है। स्पीड रेगुलेशन 0 होने का मतलब जो गति नियमन है, गति में परिवर्तन है, वो 0 है। ये भी एडवांटेज है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का। यहां लोड बढ़ने पर स्पीड घट जाती है, यहां पे लोड बढ़ने पर या घटने पर स्पीड बढ़ती घटती नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फायदा तो यह है कि इसका पावर फैक्टर लैग लीड यूनिटी 3 हो सकता है। दूसरा फायदा क्या है, वही पूछा है, दूसरा फायदा क्या है कि अपार्ट फ्रॉम एबिलिटी टू ऑपरेट अंडर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर? एडवांटेज क्या है? कांस्टेंट स्पीड, नियत गति। तो ऐसा कोई भी इस्तेमाल, ऐसी कोई भी जरूरत जहां हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, हम यूज कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, बस आज की सवालों की कहानी इतनी ही। बाकी हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
और कुछ कहना है किसी को तो बताइए, किसी को कुछ कहना है तो बताइए। बाकी मैं आपको फिर बता दूं कि बैचेज जो हैं जेई के या आईटीआई के करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। करियर विल ऐप पे बैच चल रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का भी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी का बैच भी 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुआ है और प्रैक्टिस बैच 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। 16 जनवरी से जितने भी टॉपिक्स हैं ट्रेड के वो सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। बाकी जेई का भी बैच चल रहा है, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल वगैरह का, वो सब आप चेक कर सकते हो जाके। बैच अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐप पे लाइव क्लास पे क्लिक करना, फिर ऊपर कई सारे एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, उसमें थोड़ा दौड़ दाएं जाओगे तो जेई एंड आईटीआई एग्जाम का सेक्शन आएगा। पहले इस पे क्लिक करना, फिर इस पे जाना जेई एंड आईटीआई एग्जाम पे, फिर आप क्लिक करोगे तो जितने ही बैचेज जेई एंड आईटीआई के आपको दिख जाएंगे। और कोई इशू अगर बैच वगैरह से रिलेटेड है तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम कभी भी आपका हो सकता है, तो उसके लिए मेहनत से पढ़िए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।